हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी, प्रेमचंद की कहानी, बेटों वाली विधवा। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को वह शौक तो हुआ और कई दिन तक वह बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पाप दबाती। वह स्नान करके उठती तो साड़ी छाटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कमाता एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिराक में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ ना कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता। फूलमती घर की मालकिन थी, जो कि कुंजिया बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है, ब्रह्म भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गईं, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, झड़ियाँ, लालटेन आदि, किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती। तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरे क्यों आया है? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्टर है, उसने तो 10 कनस्टर मंगवाए थे। इस तरह साग भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कटौती की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों में घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए, एक कहा तो एक खर्च किया, किसी ने मीन मेक नहीं की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की अपेक्षा की जा रही है। इसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध में भरी हुई आई और कामता नाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरी लाए? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्टर कहा था। कफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, ये कितनी लज्जा की बात है। कामता नाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोह भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टिन घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया है?
हम लोगों की राय से। तो मेरी राय की कोई चीज़ नहीं है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम भी समझते हैं। फूलमती हक्का बक्का होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में ही हानि लाभ की जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को चाहे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार। यह लौंडा तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ की जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचारों से उसने काफ़ी तबाही कर दी थी, शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ कफ़ायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में कफ़ायत किया करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में भी कफ़ायत पसंद ना करूँगी तो कभी इन्हें मेरी अपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगिमा से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चित होकर अपनी कोठरी में चली गई। पर यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ से नेवते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग भी जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भांग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते हैं। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत और भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से रख नहीं सकती, चलिए गृहस्थी चलाने बद्ध होगी। और क्या, सब मिलकर कुल की ना कटवाएंगे। वक्त पर कोई ना कोई चीज़ कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुँचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा बहू तिजोरी क्यों खोल रही है। वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है। कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खोलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। यह मुझसे न बर्दाश्त होगा। वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू, मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम तो दिए ही जाएंगे। कौन चीज़ किस भाव से आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। अब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं। हिसाब किताब सब हो गया है। किसने किया, अब मैं क्या जानूं किसने किया। जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई। हमारी कहानी का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी कहानी पार्ट 2 देखनी है तो हमारी कहानी को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।